नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे अयोध्या की। दरअसल जब योगी सरकार बनी थी तब नजरें अयोध्या पर बहुत ज्यादा थी। नजरें इस वक्त भी ज्यादा थी क्योंकि राम मंदिर का फैसला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है वो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया, जिसके बाद वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम भी चल रहा है। लेकिन आखिर क्या 5 सालों में अयोध्या बदली है? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अगर बदलाव हुआ है तो क्या उस बदलाव का असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अयोध्या में विकास योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं उस पर एक नजर ग्राफिक्स के जरिए डाल लेते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा 5,000 करोड़ की लागत से बनेगा। सरयू तट पर 13 किलोमीटर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें 2,000 करोड़ के करीब खर्च आएगा। इसके अलावा 65 किलोमीटर रिंग रोड, जिस पर 2,588 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं पर्यटन केंद्र पर करीब 275 करोड़ रुपए योगी सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, जिस पर 289 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं सियासी समीकरणों पर नजर डाल लेते हैं जो 2017 के थे। बीजेपी ने 19 सीटें अयोध्या मंडल की जीती थी। वहीं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान 3 सीटें आई थी। वहीं बीएसपी के खाते में भी 3 सीटें आई थी। इसके अलावा 2017 विधानसभा चुनाव में अयोध्या की जो 5 सीटें हैं, बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाराबंकी की 6 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 5 आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई थी। वहीं सुल्तानपुर की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा रहा था, 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। वहीं अमेठी की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई थी, 1 समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 सीट में से 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी। सपा का खाता नहीं खुला था। वहीं 3 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन उपचुनाव में सपा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी से बाराबंकी की जैतपुर सीट छीनी। इसके अलावा बीएसपी से अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट समाजवादी पार्टी ने छीनी थी। तो अब सियासी समीकरणों के बारे में हमने बात की। हमने देखा कि 2017 के चुनाव में किस तरह से बीजेपी की बल्ले बल्ले रही। 19 सीटें बीजेपी ने 25 में से अयोध्या मंडल की जीती। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खाते में भी 3-3 सीटें आई। लेकिन अब जो चुनाव होंगे, क्या उन चुनावों में वही नतीजे देखने को मिलेंगे? क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी में भी दमखम है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी सेंधमारी कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श तिवारी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा केवल ढींगरा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा अजय यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज पर। पहला सवाल आदर्श तिवारी जी आपसे, जब आपने 2017 में सरकार बनाई थी, अयोध्या मंडल की उस वक्त बात हो रही थी। अयोध्या में विकास को लेकर बड़े बड़े जो है वादे भी किए गए थे, बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। मैंने ग्राफिक्स के जरिए जिन योजनाओं का जिक्र किया, इन योजनाओं पर काम चल रहा है 20,000 करोड़ की। आखिर आप मुझे ये बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से काम किए हैं जो जनता आप पर भरोसा जताए? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने जी दोनों जी, आपने पूछा कि ऐसा क्या किया है जो जनता हमारे साथ आकर्षित है। बिल्कुल। हमने क्या नहीं किया है? अयोध्या को पुराना नाम देने का काम किया है। ठीक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण करने का कार्य किया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का कार्य किया है। सड़कें चौड़ी हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर आज हमारे भारत में और खासकर अयोध्या नगरी पे टिकी हुई है। आज विश्व की जितनी भी मजबूत शक्तियां है, ताकत है, वो हमारी तरफ देख रही हैं। जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी देखेगी। ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता अजय यादव भी हमारे साथ में मौजूद हैं। उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा था, आगे अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमने विकास के काम किए हैं। सर,
किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप अयोध्या में? सर, हमारा जो अयोध्या में चुनाव लड़ने का जो मुद्दा रहेगा, बेसिकली विकास, रोजगार। विकास की तो हम क्या कहें, हमारे ही किए हुए कामों पर ये फीता काट रहे हैं बीजेपी वाले। जहां देखो वहां हमारे ही कामों के फीते काट रहे हैं। ठीक है, अयोध्या में इनसे पूछिए इन्होंने कितने पुल बनाए आज तक, कितने विद्यालय खुलवाए, गन्ना किसानों का अभी तक पैसा बाकी है। इनसे तो सवाल पूछे जाए तो रावत जी सुबह से शाम हो जाए, इन लोगों के पास जवाब नहीं है कुछ कहने के लिए। आप पूछिए ना सवाल, कौन रोक रहा है आपको? पूछिए सवाल, क्या सवाल पूछने आपने? ये लोग अब इलेक्शन आ गया, अब ये लोग धर्म की बात करेंगे। ठीक है, अब ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, ना इनके पास कोई विकास। चलिए ठीक है, बीजेपी किसकी बात करेगी वो सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हमने विकास के काम किए हैं। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर करेगी जो इन लोगों ने विकास नहीं किया। अब इन लोगों का विकास सिर्फ इस समय दिखाई दे रहा है। ये लोग सिर्फ प्रचार करके दिखा रहे हैं, उद्घाटन करने पे लगे हुए हैं। आचार संहिता लगने को 20 से 25 दिन रह रहे हैं और ये लोग सिर्फ उद्घाटन पे क्या तकलीफ है? ये लोग उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। अब इन लोगों को विकास की नहीं पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और विकास करेगी। ठीक है, आदर्श तिवारी जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो योजनाएं सपा सरकार ने चलाई थी बस उन पर आप अपनी मोहर लगा रहे हैं, केवल नाम के लिए उद्घाटन कर रहे हैं, पहले आपने कुछ नहीं किया। आदर्श तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है आदर्श तिवारी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। केवल जी, पिछली बार के चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन आपका रहा था आप जानते हैं। इसके अलावा इस बार भी प्रियंका गांधी तो चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ में नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार आपके तर्कस में ऐसे कौन से तीर हैं जो आप बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि जो ये दोनों पार्टियां हैं, मुख्य मुकाबला बुरा ना मानिएगा, लेकिन मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में ही नजर आ रहा है। कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है चुनाव में। आपको लग रहा है लेकिन कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। और आपको एक बात बताऊं, प्रियंका जी ने वहाँ पे वायदा किया है 40% महिलाओं को सीट देने का वायदा किया है। वहाँ पे विकास की बात करी है, वहाँ पे रोजगार देने की बात की है, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था करने की बात की है, किसान की बात करी है, और उसके बाद शिक्षा, बिजली, पानी, कई तरह के मुद्दे हैं, सभी चीजें ये बात की है। और मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी हमारे जो वहाँ पे करने से चार्ज भी है और उसी की इच्छा भी है। और जो हमारे अजय कुमार नहीं है वहाँ पे जो कांग्रेस के है, अभी सभी अपने सभी को पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से वहाँ पे काम करने के लिए तैयार है। और 40% शासक महिलाओं की बात है, अगर उनकी भागीदारी होगी तो आप ये देखिए कि उससे महिलाओं के आने से सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो इस समय अराजक का माहौल है वहाँ पे, उसको ठीक करने का काम करेंगे। ठीक है, कांग्रेस नेता का जी केवल ढींगरा जी, आपसे मैं एक बार फिर से आपसे सवाल लूंगा, लेकिन बीजेपी नेताजी का संपर्क जो है हमसे टूट गया है। आदर्श जी का संपर्क हमसे टूट गया, उनसे एक बार संपर्क साध लो, उसके बाद मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। इस बीच मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि जो अयोध्या है उसको लेकर के इस वक्त अयोध्या में जो चुनाव होंगे उस पर केवल यूपी के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। और अयोध्या को इस तौर पर बीजेपी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि उसका फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। लेकिन उससे पहले यूपी की डगर जीतना बीजेपी के लिए बेहद अहम है और अयोध्या उसकी एक कड़ी है। और अयोध्या अगर बीजेपी ने जीत ली तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो राह है वो आगे और भी आसान हो जाएगी। लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा और बेहद ही अहम सवाल ये है, सर अमेठी का क्या होगा इस बार? अमेठी से कौन आपका उम्मीदवार मैदान में होगा? और अमेठी घर था आपका कभी,
वापस ले पाएंगे इस बार? बिल्कुल, हम पूरे यूपी को लेना चाहेंगे, पूरे अमेठी को तो लेना ही चाहेंगे और पूरे यूपी को लेना चाहेंगे। अमेठी की जनता ने इनको नकार दिया है। करेंगे ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो। दोनों जो साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये सपा और कांग्रेस वाले, ये दोनों परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनके यहाँ माँ बेटे ही अध्यक्ष होंगे, इनके यहाँ चाचा भतीजे ही और पिता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होगा इनके यहाँ। ये जातिवाद और जो है समीकरण का खेल खेलते हैं ये लोग। किसी तरीके से इनको जनता के कोई मोदी और अमित शाह नहीं होंगे, इनकी कुरीतियां नहीं होगी, गुंडा राज नहीं होगा, इनकी जो गलत कारनामे है मोदी और मोदी के वो नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो चुका है। माफियाओं और गुंडों के घर गिराए जा रहे हैं जेसीबी से। आप देखिए ना भाई साहब, जनता देख रही है। आपको नहीं दिखाई देगा? नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। आपने चश्मा पहन रखा, नहीं आपने चश्मा पहन रखा है ना, ये आपको नहीं दिखाई देगा। जिस तरह से मिश्रा टहली वहाँ पे नहीं, और इस तरह से गुंडाराज वहाँ पे खेल रहा है। जनता ने कांग्रेसियों को नकार दिया है। ये अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को। ठीक है, एक एक करके बोले। देखिए, अगर आप इस तरह से लड़ेंगे तो ना फिर जनता को कुछ समझ में आएगा, और फिर आप क्या छवि अपनी और अपनी पार्टी की रख रहे हैं टीवी चैनल्स के सामने, वो भी जनता देख रही है। आदर्श तिवारी जी, मैं चाहूंगा कि आपकी जब बारी आएगी आपको तब मैं बोलने का पूरा मौका दूंगा। केवल ढींगरा जी सवाल सुनिए। केवल ढींगरा जी सवाल सुनिए पहले। अमेठी आपका घर हुआ करता था, क्या वजह रही कि आपसे छिन गया, और अब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम अमेठी जीतेंगे? कुछ ना कुछ तैयारियां तो की होंगी ना आपने। क्या किन बातों पर फोकस है अमेठी में इस बार आपका? पदयात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी ना सर, जो जनता ने नकारा था आपको वहां पर। तो अब क्या बदलाव करेंगे आप, और कैसे बदलाव करेंगे इस बार अमेठी में? पहले हम अपनी सरकार बनाएंगे, उसके बाद सुधार भी करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुधार जो होंगे हमारे, वो पूरे यूपी के अंदर होंगे। और आपको ये बताऊं, जो विकास के काम है वो सारे करेंगे। आप ये देखिए, जिस स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोई खबरदाना नहीं है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है। आप ये देखिए, इस तरह इस समय महंगाई और दूसरी चीजों की इतनी बड़ी हालत खराब है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। ये अपनी कमियां नहीं बताएंगे, जिनको जनता ने क्यों नकार दिया। आपके पास जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ चुनाव मैदान में प्रत्याशी नहीं उतारती है, ये बात करने आए हैं। ये कौन सी बात करेंगे? वहाँ से राहुल गांधी 3 पार्टियों से लड़ते हैं, कांग्रेस, सपा और बसपा। 3 पार्टियों से एक व्यक्ति लड़ता है। बीच में नहीं बोलो, बीच में बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। अपनी सदैव परिभाषा रखिए, आप बीच में मत बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो इस समय जो यूपी के हालात है, उस समय बहुत बुरी बदबू है। जो वहाँ पे गुंडाराज चल रहा है, जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पे मार काट हो जा रखी है इस सरकार ने, वो सारी को खत्म करेंगे, सारी चीजों को। जिस समय जितनी जब हमारी सरकार आएगी तो आपको एक चीज बता दूं, ये जितने गुंडे हैं इनको वहां से यूपी से शहर के बाहर करेंगे। ये ना केवल ओनली अमेठी, पूरे अतीक अहमद के ऊपर भी कुछ बोल दीजिए भाई साहब। अतीक अहमद जी के ऊपर भी बोल दीजिए, आपकी पार्टी के नेता हैं। देखिए, आप अपने नेताओं का ध्यान रखिए। हमें पता है कि किसके ऊपर कैसे डिटेल करनी है, हमें मालूम है सारी चीज का। आपके नेता, आपके पार्टी के नेता गुंडे करते हैं, उस पर आप लोग मौन रहते हैं। आपके होम मिनिस्टर रखते हैं उनको, और आपके सांसद, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे सांसद को मारते हैं, संगम लाल गुप्ता जी को बीच बाजार में मारते हैं, पीटते हैं। आप गुंडे की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप कांग्रेस के नेता नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए ना। सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रख लीजिए। 2 मिनट। एक भी कांग्रेसी नेता का जवाब नहीं आया, बयान नहीं आया कांग्रेस के लोगों का प्रमोद तिवारी के खिलाफ। प्रमोद तिवारी ने संगम लाल गुप्ता को बीच बाजार में मारा पीटा, लोगों ने देखा, जनता ने देखा, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। चलिए, आप लोग लड़ लिए तो मैं सवाल पूछ लूं अब। जी बताओ।
आदर्श तिवारी जी, आपने भी तमाम आरोप लगाए, जो कांग्रेस नेता हैं केवल ढींगरा जी, उन्होंने भी आरोप लगाए, और आपने किस तरह से एक टीवी चैनल पर जो मैं डिबेट का आयोजन किया जा रहा है उसमें आप किस तरह से अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी जनता देख रही है। सवाल बीजेपी नेता आदर्श तिवारी जी आपसे है। सवाल यह है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी वहां पर, और आपकी जो सीट है उस पर भी समाजवादी पार्टी जीती थी। कहीं आपके हाथ से कुछ नुकसान तो आपको झेलना नहीं पड़ेगा ना वहां पर, और जो छवि आप अयोध्या की दिखाना चाह रहे हैं देश भर में, क्या उसमें आप सफल मानते हैं बीजेपी को अभी तक? किस चीज की बात कर रहे हैं भाई साहब? आदर्श तिवारी जी, आपसे सवाल है मेरा ये। किस चीज पर बात करना चाह रहे हैं? सवाल मेरा ये है कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, आपको याद होगा। बीजेपी की भी एक सीट थी, उस पर भी कब्जा किया है। इसके अलावा बीएसपी की भी अंबेडकर नगर की एक सीट पर कब्जा किया। अयोध्या मंडल की मैं केवल बात कर रहा हूं अभी। जो छवि अयोध्या की दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जब विकास योजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उन्होंने अयोध्या मॉडल की बात कही थी, और अयोध्या मॉडल के जरिए देश को एक संदेश देने की कोशिश की थी। मैं केवल आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो तस्वीर आप अयोध्या की दिखाना चाह रहे हैं, या फिर जिस तरह की अयोध्या नगरी का आप निर्माण करना चाह रहे हैं, क्या उसमें अभी तक आपको कामयाबी मिली है? कितना आप अपने काम को खुद ही आंकिए कि कितना आंकेंगे आप? 100 में से कितने नंबर देंगे अपने काम को अयोध्या में? सोनू जी, आप देखिए, अयोध्या मॉडल ही नहीं, पहले 2012 के पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग गुजरात मॉडल का नाम दिया करते थे, क्योंकि गुजरात को इतना आगे बढ़ाया था, डेवलप किया था, तो हम लोग गुजरात मॉडल का नाम देते थे। उसी तर्ज से आज उत्तर प्रदेश के लगभग हर महानगर में आप जाकर के देख लीजिए, अभी काशी मॉडल पे बात हो रही थी, आपने देखा 13 दिसंबर के दिन भव्य काशी और दिव्य काशी का नजारा है। जिस हिसाब से उसका लोकार्पण हुआ है, जिस हिसाब से उसका विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तो इसी तर्ज पे अयोध्या मॉडल और विंध्य कॉरिडोर का मॉडल चल रहा है। विपक्षियों के पास देखिए बोलने आ गए ना, इनके पास कोई बात नहीं है, इनके पास बात करने को कोई बात नहीं, क्योंकि इनके सरकार में इनके मंत्री जेल जाया करते थे ना। इनके यहाँ 2G 3G जीजा जी होते थे, इनके यहाँ 2G घोटाला होता था, मंत्री जेल जाता था। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए बोलने आ जाते हैं। बात रखने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे किसी को, ये कदम नहीं चलने देंगे। आदर्श तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता अजय यादव हैं, उनसे भी सवाल लेना है मुझे, और वक्त का अभाव है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को पहले पूरी कीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। अयोध्या मॉडल की तर्ज पे आज लगभग आप देख लीजिए, विंध्य कॉरिडोर बन रहा है विंध्याचल में, ठीक है, वहाँ गंगा जी से घाट तक पूरे मंदिर जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। और आप देख ही रहे हैं अयोध्या तर्ज पर अयोध्या मॉडल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, चौड़ीकरण, और सुन लीजिए, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ये 9 सेक्टरों में डिवाइड किए गए 12 लाख आगामी चुनाव के बाद हम 12 लाख लोगों को नौकरियां भी देने जा रहे हैं, जिसमें 4 लाख प्रत्यक्ष और 8 लाख अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां देंगे। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको तो खाली सदन नहीं चलने देना है, ठीक है, की बात नहीं सुननी है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता अजय यादव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय जी, कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं। परिवारवाद इन्होंने कहा, ये भूल रहे हैं राजनाथ जी के बेटे नोएडा से विधायक हैं। ये भूल रहे हैं कि इनके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पास योग्यता है यादव जी, उनके पास योग्यता है, सुन लीजिए ना। इधर भी नहीं, राजनाथ जी के नोएडा से विधायक पंकज जी हैं। आदर्श जी दूसरे को भी बोलने दीजिए ना। धर्मेंद्र यादव कौन है? ऐसे गिनती जाइए, मैं गिनती गिनाता हूँ कितने लोग हैं परिवार में। डिम्पल यादव क्या है? यही काम है। अखिलेश यादव क्या है? परिवारवाद करिए आप लोग, समाजवाद की बात आप लोगों से मुंह से शोभा नहीं देती है। आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया, हमने 5 बनाए हैं। आप लोग नहीं जानते हैं क्या समझता है? हाँ, हमको पता है परिवारवाद और समाजवाद क्या होता है, यही है। तो एक शब्द के 2 अर्थ हैं, एक परिवारवाद, एक समाजवाद। देख रही है जनता, देख रही है, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। जनता तो आपको भी देख रही है और देखने जा रही है। 350 प्लस हम लोग लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपकी बात, और हर सीटों पर आपकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। चुप हो जाइए तिवारी जी, चुप हो जाइए। नहीं यादव जी, आप चुप हो जाइए, कोई मतलब नहीं।
देखिए ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से लड़ेंगे तो फिर जो चर्चा है वो समाधान तक नहीं पहुंच पाएगी, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आदर्श तिवारी जी आपको मैंने बोलने का पूरा वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि अजय यादव जी को आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे पता है जी अजय यादव जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आप बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सवाल सुन लीजिए। मैं दोनों नेताओं से आग्रह करूंगा कि पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप इस तरह से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर ना जनता को कुछ समझ में आएगा और ना फिर जनता तक आप अपना संदेश पहुंचा पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपका रोड मैप क्या है चुनाव को लेकर के। अजय यादव जी, अब आप सवाल सुनिए मेरा। आप जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो चुनावी रणनीति इस वक्त के चुनाव में नजर आ रही है, साफ तौर पर नजर आ रही है कि छोटे दलों को साथ में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है और अयोध्या में भी आपने उपचुनाव में आपका शानदार प्रदर्शन रहा है। इस बार बीजेपी लगातार अयोध्या में विकास के काम गिनवा रही है, लगातार विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी के पास क्या प्लान है अयोध्या को लेकर के? किस तरह से अयोध्या में जो है अपनी सीटों का ग्राफ बढ़ाएंगे आप? कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी आपने, कैसे करेंगे सर? देखिए, हमारी प्लानिंग तो समय आने पर मीडिया में सबको पता लगेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा उसी का पालन होगा। हम अभी से बता दिया है, गोली चलवाएंगे, राम मंदिर नहीं बनने देंगे। हम अभी से क्या बताएं कि हमारी मंजिल का होगी? इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है अयोध्या के लिए ना, इनके लिए तो राम काल्पनिक है। बाप जो है राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है, बेटा जो है राम जय श्री राम नारा लगवाने के जो है लोगों को जेल भेजता है। अभी सुनिए, अमित शाह जी के बेटे, सुनिए अमित शाह जी के बेटे अभी राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ चुनाव लड़े थे ना, उसका ये दबंग के ऊपर राहुल जी, आप इनको दबंग का बीजेपी के ले आए, मुझे लगता है। अजय यादव जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब आदर्श जी बोलने दीजिए दूसरे को भी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब दूसरे को बोलने तो दीजिए, सुन तो लीजिए दूसरे की बात को। मुझे मौका नहीं दिया तिवारी जी ने, सारा फुटेज तो खा रहे हैं। ठीक है, बोलिए अजय यादव जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे सवाल पूछा था मैंने और उम्मीद करूंगा कि आप सवाल को आपने सुना होगा और उसी पर जवाब देंगे। इनकी यूपी में ठोको नीति चल रही है। आगरा में सफाई कर्मचारी को मार के पुलिस मार देती है, पीट कर मार देती है पुलिस। आप फिर वही बात देखिए, मैंने सवाल क्या पूछा आपसे और आप कहां जा रहे हैं? नीति चल रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप हमारे सवाल का जवाब तो ये देने नहीं दे रहे आपको। अब दीजिए, अब बोल रहे हो, अब नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। हम अभी से क्या बताएं हमारे क्या रास्ता होगा, क्या मंजिल होगी? तो कुछ ना कुछ तो तय किया होगा ना आपने, समाधान कैसे करेंगे, समस्याएं जो हैं कैसे निपटेंगे उनसे? बीजेपी तो कह रही है हमने विकास किया, हम विकास की तर्ज पर वोट मांगेंगे। इनसे ज्यादा विकास हमने कर दिया। क्या किया आपने, ये बता दीजिए मुझे। आप जिस विकास को ये एरोप्लेन दिखा रहे हैं, जिस विकास को जेट विमान उतार के दिखा रहे हैं, वो वैसे विकास तो हमने करके पहले छोड़ दिए। 100 नंबर हमारा, 112 100 एम्बुलेंस आ रही हमारी, और जितनी जीप आप देख रहे हैं गांव देहात में घूम रही है, सारी दी हुई हमारी। पुलिस हेडक्वार्टर हमारा, क्या दिया इन्होंने? भारत की खोज भी अखिलेश जी ने की थी। अस्पताल कितने दे दिए हमने? ये लोग तो मंदिर दे रहे हैं। कोरोना का तीसरा चरण आने वाला है, मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं। अयोध्या से सटे हुए सुल्तानपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज दूसरे ब्लॉक में बन रहा है, जाकर के देख लीजिए। हर दूसरे जनपद में आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है। आप लोगों ने बंद करा रखा है। आपसे ज्यादा एक्सप्रेस वे सड़कें दी हैं, आपसे ज्यादा हर चीज किया है। आप किसी भी चीज पे बात कर लो। मैं चलकर आया हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अभी पिछले हफ्ते। अजय यादव जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया। अजय यादव जी, सवाल सुनिए पहले आप मेरा, उम्मीद करूंगा कि सवाल का जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया, बीजेपी अपना जो है उस पर नाम की मोहर लगा रही है। अगर आपने काम किया तो फिर 2017 में नकार क्यों दिया था आपको? जनता फिर दोबारा बुला भी तो रही है हमें। कैसे मान लें? अभी तो चुनाव परिणाम है, तो अभी तो चुनाव भी नहीं हुए हैं, अभी से ये अतिविश्वास किस बात का? वाराणसी में, इलाहाबाद में, सिर्फ काशी में एवं प्रधानमंत्री जी के आसपास 55 कैमरे लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी मीडिया चैनल उनको दिखाती है। ठीक है, अखिलेश जी का रोड शो किसी को नहीं दिखाई देता। किसी ने दिखाया आज तक? कितनी जनसंख्या आ रही है? लाल टोपी से डर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारी यात्रा में, समाजवादी यात्रा में, विजय यात्रा में सारी जनता लाल टोपी लगाकर आती है। लाल टोपी का जवाब दे रही है जनता अपने मुंह से।
ठीक है। लाल टोपी से डर क्यों रहे हो तिवारी जी? लाल टोपी तो मैं नहीं डरता। नहीं, लाल टोपी से कोई बात नहीं, वो तो देखेंगे। लाल टोपी तिवारी जी सवाल सीधा पूछा है कि क्या बीजेपी लाल टोपी से डर रही है? क्या समाजवादी पार्टी से बीजेपी को डर लग रहा है? आगामी 2022 में जनता जवाब देने जा रही है यादव जी आपको। अरे हमें जवाब क्या देगी? आपको जवाब देगी। कोरोना का तीसरा चरण आ रहा है, हॉस्पिटलों की जगह मंदिर खोले जा रहे हैं। फिर से तैयार हो जाइए, ईवीएम का रोना अच्छा लोगों को। अजय यादव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए आपको पता होगा जब बजट आया था तो उसमें स्वास्थ्य सेक्टर पर कितना खर्च किया गया था? अजय यादव जी सवाल सुन लीजिए मेरा। अखिलेश यादव जी सुन लीजिए इनके अखिलेश यादव जी बोलते अगर मंदिर बनाए जा रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का क्यों मंदिर ना बनाए जाएं? अगर अपनी धरोहरों को हम सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें संजो रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है समाजवादी पार्टी को? रावत जी हमें मंदिर बनाने से तकलीफ आपने फिर सवाल क्यों उठाया? हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि एम्स कब बनेंगे? 13 एम्स बन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि हर जिले में मेडिकल उसमें पैसा नहीं जा रहा, टाइम पूरा हो चुका है एम्स का। वाह, चलिए केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। केवल ढींगरा जी, लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता किस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि महिलाओं पर ज्यादा फोकस है सर आपका इस वक्त। महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और आपने अलग से चुनावी घोषणा पत्र भी जो है वो महिलाओं के लिए जारी किया है। वादे तो बड़े बड़े किए हैं, निभाएंगे कैसे सर इनको? देखिए, सबसे बड़ी बात, महिलाओं को जो हम 40% टिकट देने जा रहे हैं उससे क्राइम घटेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दबंगाई नेता बीजेपी के हैं और पूरी दबंगाई पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लाने के लिए महिलाओं को आगे लाएंगे और महिलाएं जो है वो अपने आप ही इन दबंगों को रोकने का काम करेगी। दूसरी बात, अभी ये नहीं पता चल रहा कि योगी आगे है या मोदी आगे है। योगी तो कभी लेफ्ट राइट करते योगी आगे दिखाई देते हैं, कभी उनको हटा के मोदी आगे दिखाई देते हैं। शायद आपने आज प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना, शाहजहांपुर में पहुंचे थे, उन्होंने तो कहा है यूपी प्लस योगी उपयोगी। सुन तो लीजिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, आप ही की बात का जवाब दे रहा था ना सर मैं। आपको वही मैं भी जवाब, पहले मेरी जवाब ठीक है, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय पहले योगी आगे दिख रहे थे और मोदी किससे दिख रहे थे और 250 एमएलओ की चिट्ठी आनंदीबेन पटेल को दे दी थी और ये लिखा था कि ये सारे 250 एमएलए बीजेपी के मुखालफत कर रहे हैं योगी के लिए। उसके बाद आज मोदी आगे दिख रहे हैं और मोदी योगी की बात कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट राइट में कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, अब इनको ये डर लग रहा है, इनको ये डर सता रहा है कि हमारी तो सरकार निकल गई नीचे से। यूपी हारने के डर से अब कभी 5 कैमरे लगा के पानी में घुसते हैं, कभी 5 कैमरे लगा के मंदिर के गर्भद्वार में घुसते हैं, कभी 5 कैमरे लगा के कहीं घुसते हैं। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। जमीन इनकी खिसक चुकी है। मोदी और योगी यहाँ से जा चुके हैं। इस समय कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनेगी और मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने को तैयारी से है। 40% महिलाओं को भागीदारी देंगे हम। विकास, रोजगार, सुरक्षा व्यवस्था, किसान, शिक्षा, बिजली, पानी को हम पूरी उससे ऊपर फोकस करेंगे और सरकार जो है कांग्रेस की आने को तैयार है वहाँ पे। चलिए ठीक है, आप जनता ने सब सुना, तीनों नेताओं का पक्ष सुना। तीनों नेताओं ने क्या कहा? तीनों नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तय जनता को करना है कि आखिर जनता किसे चाहती है। बीजेपी नेता आदर्श तिवारी जी, आपसे बड़े तल्ख सवाल पूछे गए हैं। एक एक करके आपसे 2 सवाल लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मोदी योगी को लेकर के जो कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं, केवल ढींगरा जी ने, उसको लेकर के सवाल लेना चाहूंगा आपसे। यूपी में कौन आगे है? मोदी आगे हैं, योगी आगे हैं? कांग्रेस नेता में कंफ्यूजन दिख रही है, इसको लेकर क्लियर करेंगे आप यही देख लीजिए ना भाई साहब, सोनू जी, आप यही देख लीजिए। आपके मैं नहीं दे सकता ना, मेरे सर्वे करने जा रहे हैं, सी वोटर का सर्वे जो आ मुझे रहा है, बीजेपी ने लाइसेंस थोड़ी ना दिया या टिकट थोड़ी ना दिया है। मैं जवाब दूंगा, आपसे सवाल लूंगा ना मैं, आप जवाब दीजिए उसका। 43% सर्वे में 43% अभी भी जो है लोगों को पहली पसंद योगी जी के रूप में दिखाई दे रहा है। योगी जी देश के नेता बनने जा रहे हैं। ये सर्वे किसने करवाया है? दिक्कतें आ रही हैं, वो एक प्रदेश मात्र के नेता नहीं बनने जा रहे। वो सर्वे किसने करवाया है? ये आप सर्वे का जिक्र कर रहे हैं?
आप सर आदर्श जी, आपसे सवाल मेरा है, सर्वे किसने करवाया है ये जिसमें आप कह रहे हैं कि योगी जी जो है उनको ज्यादातर लोग जो है वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने? एबीपी गंगा के सर्वे में बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया टीवी के सर्वे में बता रहा हूँ, आज तक के सर्वे में बता रहा हूँ, हर जगह आप उठा करके देख लीजिए आंकड़े 43%। गोदी मीडिया देखिए सुनिए आप देखिए सुनिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी नहाते हैं तो पूरा अजय यादव जी आपको मैंने वक्त दिया, कांग्रेस नेता केवल ढींगरा जी आपको भी मैंने वक्त दिया, आप ही के सवाल हैं और आप ही के सवाल मैं बीजेपी नेता से पूछ रहा हूं, यहाँ पर दोनों में सुन लीजिए ना, आप ही के सवाल पूछ रहा हूं मैं। कांग्रेस वाले, सपा वाले, बप्पा वाले जहाँ जीतेंगे इनको, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को लेकर जवाब तो देने दीजिए। आदर्श जी जवाब दीजिए सबसे पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। आप चलिए ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सर पर है, आप मंदिर बना रहे हैं, उस पर आपत्ति क्यों है समाजवादी पार्टी के नेता को? ये तो मेरी समझ से परे है। इसके अलावा सवाल मेरा ये है कि यूपी में ब्राह्मण, ये कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक तरह से सुनने को मिल रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। क्या ऐसा सच में है? और क्या अयोध्या की जो तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ब्राह्मणों को साथ पाएंगे आप? मैं आपकी बात पे ही जी बताइए। जवाब दे रहा हूँ। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण परिवार से आता हूँ जी। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। जो अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं, वो या तो जेल में है या तो मारे जा रहे हैं। और यही प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी इनको ये करना था, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में इन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। गोली से मार रहे हैं या आज गाड़ी के नीचे देकर मार रहे हैं उनको? हाँ, ये भी हम गाँव को गाड़ी के नीचे देकर मार रहे हैं या गोली से मार रहे हैं? कैसे मार रहे हैं? मानवाधिकार के नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप कर रहा है, उसका जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के जवाब देने के लिए हमारे वकील बैठे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? रामराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा तो हम देंगे जवाब ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम परेशान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का खुद हस्तक्षेप देना पड़ ठीक है, सवाल पूछिए। रामराज नहीं। आदर्श तिवारी जी, तल्ख सवालों का सामना करना पड़ रहा है आपको, बताइए। जो भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके अलावा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने किस तरह से पत्रकारों के साथ में बदसलूकी की है, तो फिर घिर तो रहे हैं सर आप। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार से अभी विचाराधीन है कोर्ट में मामला। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, इनके देखिए दो मुंह चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं। आप ब्राह्मण के सम्मान की बात करते हैं, 150 फीट, 140 फीट, 200 फीट आप जो है वो बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे परशुराम जी की। आप परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे और यहाँ पे और ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, आप गालियां देंगे बीच चौराहे पे। ये आप लोगों के मुंह से ब्राह्मणों के लिए शोभा नहीं देता है। ठीक है अजय यादव जी, आपसे सवाल मेरा अब है, लगातार आप सवाल पूछ रहे थे, एक सवाल मेरा आपसे और बेहद अहम सवाल ये है। आपने कहा था कि मुझे मंदिर निर्माण से आपत्ति नहीं, आपने बाद में उस पर सफाई भी दी, लेकिन अगर बीजेपी मंदिर बनवा रही है तो फिर उसमें दिक्कत क्या होती है? आप लगातार आप जब भी बात करते हैं तो उसमें सुनने को मिलता है कि बीजेपी मंदिर बनवा रही, आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। रावत जी, मैं आपके द्वारा तिवारी जी से जानना चाहता हूँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है मंदिर में? पर्यटन सब तो समझते होंगे ना सर, आप सुना होगा आपने, पर्यटन भी कोई चीज होती है, सुना है? पर्यटन सुन लीजिए, विदेश से पर्यटक आएंगे और वहाँ के लोकल नागरिक जो रह रहे हैं ना, वो रोजगार आप किसे कहते हैं? आप आपके मुंह से रोजगार की परिभाषा मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए आप रोजगार किसे कहते हैं? आदमी जाएगा कैसे? ट्रेन की जाएगा कैसे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता तो रखिए, खाली बोलना शुरू करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुन लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अयोध्या से होकर के ही जाता है, अयोध्या से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जाता है, उधर से ही आएंगे पर्यटक। मैं गया हूँ, मैंने देखा है, मैं गया हूँ, टिकटें तो ट्रेन की नहीं। जो बात कर रहे हो अच्छा लगा ना, घूम के आए, अच्छा लगा। अर्बन टीवी जरूर आपने देखा होगा, यहाँ पे फाइटर जेट लैंड कर रहे थे, स्वयं प्रधानमंत्री जी विमान से आकर के वहीं उतरे हैं। आपने एक आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, आज गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसके बाद कितने भी आगे चलोगे?
ठीक है, अब दोनों नेताओं को मैंने सुना और मैं एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि क्या मंदिर निर्माण केवल विकास तक, रोजगार तक ही सीमित है? क्या मंदिर का निर्माण जो सरकार करवा रही है वो केवल रोजगार के लिए करवा रही है? सवाल बहुत बड़े हैं जिन सवालों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सवाल अपनी धरोहरों को संजोने का है और अगर कोई सरकार अपनी धरोहरों को संजोने का काम कर रही है तो उसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर मंदिर निर्माण हो रहा है तो फिर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि मंदिर निर्माण से क्या रोजगार आएगा? सवाल इसलिए क्योंकि क्या मंदिर निर्माण केवल रोजगार के लिए किया जा रहा है? अगर काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या केवल ये रोजगार तक ही सीमित है? सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि एक और सरकार जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं उन्हें संजोने का काम कर रही है, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? ये सवाल बड़े हैं, सवाल गंभीर हैं और इन सवालों के जवाब जो हैं वो जनता को तय करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो ये थे कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता जो तमाम खबरों को लेकर के जो अयोध्या मॉडल है, जो अयोध्या की बात होती है, अयोध्या में विकास की बात होती है, उसको लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या की जो छवि बीजेपी प्रस्तुत करना चाहती है, जिस अयोध्या का जिक्र सुनने को मिलता है, जिस अयोध्या की बात 2017 में होती थी, क्या वो अयोध्या बनती हुई नजर आ रही है? और उस अयोध्या के निर्माण में, उस अयोध्या को बनाने में क्या बीजेपी को अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? क्या बीजेपी के लिए जो राह है, चुनाव की राह है, वो आसान हो पाएगी? क्योंकि अगर मंदिरों के जो संजोने का काम सरकार कर रही है उसे रोजगार से जोड़कर देखा जाएगा, विकास से जोड़कर देखा जाएगा, तो केवल रोजगार और विकास तक ही सीमित नहीं है। ये मामला बड़ा है। ये जो सवाल है, ये सवाल हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का है और उस दिशा में तो सरकार अच्छा काम कर रही है। और जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के बात कही गई थी, सरकार के द्वारा कही गई थी, हालांकि उसमें यह भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। तो जो क्रेडिट लेने की होड़ है, क्या उसमें भी राजनीतिक पार्टियां उलझती रहेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के इस बार जो है वो किस तरह से सियासत देखने को मिल रही थी और अब लगातार बात उठ रही है, अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या के विकास की। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अयोध्या क्या सचमुच बदल गई है? जवाब जनता को देना है, जनता को तय करना है। और अगर अयोध्या बदली है और विकास अयोध्या में हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के फायदे में चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव में किस एजेंडे के साथ सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।